Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the lecture number 32 of Introduction to Management MGT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. Remember, in the last lecture, first we completed the topics from chapter number 16, in which we discussed the early theories of leadership, and then we discussed the contemporary theories or issues in the leadership which are there. And then in the second part of the last lecture, we discussed the topics from chapter number 17, and the topics are from the chapter of controlling. और जो topics हमने discuss किए, they were what is control and what is the control process. Let's see what we are going to discuss today. In today's lecture number 32, we'll be completing the last chapter of this course, and the topics that we will be discussing are comparing, controlling for organizational performance, tools for measuring organizational performance, and contemporary issues in control. So let's start today's lecture. The chapter we are completing is chapter number 17, and the name of that chapter is Introduction to Controlling, and the topic we are discussing right now is comparing. Comparing is what? Comparing is determining the degree of variation between actual performance and the standard. Compare क्या है? Comparison का मतलब है या कंपेयरिंग का मतलब है कि उस डेविएशन को क्वांटिफाई करना, उस डेविएशन को मेजर करना जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन द स्टैंडर्ड्स जो आपने डिफाइन किए हुए हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, उसके बीच में. रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में यह कहा था कि अगर स्टैंडर्ड्स और जो परफॉर्मेंस है, जो करंट परफॉर्मेंस है, वो एक जैसी है, बराबर है, दैट विल बी नोन एज पैरिटी. लेकिन अगर परफॉर्मेंस जो है, जो करंट परफॉर्मेंस जो है, वो स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में कम है, तो दैट इज़ अ नेगेटिव गैप, एक डेविएशन है ये, और इस डेविएशन को मैनेजरियल एक्शन से हमें रिमूव करना है. यानी ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस डेविएशन को आइडेंटिफाई करे कि वो डेविएशन कितनी है और कैसी है, और उस चीज़ को फौरी तौर पे उसको ठीक करना आना चाहिए. अब इस चीज़ को डिटरमिन करना, गेज करना, क्वांटिफाई करना, मेजर करना कि ये एक्चुअल में वेरिएशन है या अगर है तो कितनी है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज कंपेयरिंग. द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन इज डिटरमिन्ड बाय सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस वेरिएशन की क्या है, और अगर है तो ये किस चीज़ से पता चलती है. द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, फोरकास्ट और बजट, कि क्या ये जो डेविएशन है ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है या नहीं है, किससे जो हमने प्रेडिक्ट किया था, फोरकास्ट किया था उसके मुकाबले में, या जो हमने बजट डिफाइन किया था उसके मुकाबले में. सो अगर आपने कोई चीज़ पहले से प्रेडिक्ट की है कि जी इस हद तक हमारी परफॉर्मेंस होगी या इस हद तक हमारी जो सिचुएशन होगी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की वो होनी चाहिए, और पता ही चलता है कि वो एक, और उसके अगेंस्ट भी एक एक्सेप्टेबल लिमिट होगी, यानी किस हद तक हम डेविएट कर सकते हैं और किस हद तक अगर हम इससे बाहर जाएं तो फिर डेविएशन सीवियर है और हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है. तो हमें ये पहले डिफाइन करना होता है कि हमारी डेविएशन किस हद तक अलाउड है, किस हद तक हम डेविएशन कर सकते हैं. मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे आपको इस तरह दूंगा कि लेट्स से एक असेंबली लाइन है और उस असेंबली लाइन में एक कॉर्नफ्लेक्स के डिफरेंट बॉक्सेस जो है या डब्बे जो हैं वो पैक किए जा रहे हैं.
अब हर कॉर्नफ्लेक्स के बैग में 400 ग्राम्स होना चाहिए, ये लेट्स से एक स्टैंडर्ड है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी असेंबली लाइन में डिफरेंट इश्यूज की वजह से ये एक एक्सेप्टेबल वेरिएशन डिफाइन की गई है कि जी ±5 ग्राम्स हो सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि किसी बॉक्स में 405 ग्राम्स हो और किसी बॉक्स में जो है वो 395 ग्राम्स हो। अब ये हमारी एक एक्सेप्टेबल वेरिएशन की लिमिट है। वेरिएशन तो है क्योंकि होने तो 400 ग्राम्स चाहिए, लेकिन वेरिएशन की हमने एक लिमिट डिफाइन कर दी है कि जी हमारी हो सकता है असेंबली लाइन में कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जिनकी वजह से वेरिएशन आ सकती है और वो वेरिएशन जो है वो ±5 ग्राम्स की है। और इससे ऊपर अगर वेरिएशन जाएगी या इससे मज़ीद कम हो जाएगी, यानी 5 ग्राम से ज़्यादा वेट मज़ीद आ जाए, 405 से भी हम ऊपर चले जाएं या 395 से भी कम में चले जाएं, तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। द साइज large or small and the direction over or under of the variation from the standard forecast or budget। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं वेरिएशन में कि ये ओवर वेरिएशन है या अंडर वेरिएशन है। यानी लेट्स से हमने एक बजट डिफाइन किया किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम के लिए, और उसके अंदर जो हमारे पास जो वेरिएशन आ रही है वो ये है कि हमारा बजट कम था, हमने ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिए हैं, तो ये ओवर हो गया। या हमारा बजट जो हमने रखा था वो ज़्यादा था और ख़र्चे असल में कम हो गए। कहने को तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी अंडर है। अंडर का मतलब ये है कि फिर आपको हो सकता है ये पैसे आप कहीं और ख़र्च कर लेते, किसी और बेहतर इस्तेमाल में आ जाते हैं। फिर ये भी सोचने की बात है कि क्या वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, लार्ज है या कम है, क्या इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे हमने कहा ओवर है या अंडर है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन में आती हैं कि वेरिएशन के मुतालिक आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो कुछ चीज़ें आप अपने जहन में सामने रखते हैं, और उनमें से एक ये चीज़ होती है कि जो वेरिएशन है ये ओवर है, अंडर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लार्ज है, स्मॉल है, और किस हद तक वेरिएशन अलाउड है किसी सिस्टम में, और किस हद तक से बाहर अगर हम जाएंगे तो ऐसी वेरिएशन की लिमिट आ जाएगी जिस पे मैनेजर को एक्शन लेना मस्ट है। जैसे कि एक टूल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको हम कंट्रोल चार्ट कहते हैं। इस कंट्रोल चार्ट के अंदर आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं, जिसमें से सेंट्रल वाली लाइन के ऊपर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, और एक इसके ऊपर लिखी हुई है अपर एक्सेप्टेबल लिमिट, और एक नीचे लिखी हुई है लोअर एक्सेप्टेबल लिमिट। जैसे मैंने अभी कॉर्नफ्लेक्स बैग्स की आपको एग्जांपल दी, कॉर्नफ्लेक्स बैग्स में स्टैंडर्ड हमारा ये है कि 400 ग्राम्स होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड वाले पॉइंट पे 400 हम लिखा हुआ होगा, और उसके बाद अपर लिमिट हमारी है 405, लोअर एक्सेप्टेबल लिमिट है 395। अगर कॉर्नफ्लेक्स के बैग्स का हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और जितने बैग्स हम चेक कर रहे हैं उनकी जो वेटेज है वो 395 ग्राम से लेके 405 ग्राम तक आ रही है, तो हम कहेंगे प्रोसेस इज़ इन कंट्रोल, यानी प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है, और एज सच किस मैनेजर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ±5 की वेरिएशन है ये मैनेजर के कंट्रोल से बाहर है। ये असेंबली लाइन की एक बिल्ट इन वेरिएशन है, एक प्रोसेस की बिल्ट इन वेरिएशन है, और ये नेचुरल वेरिएशंस कहलाती हैं। यानी ऐसी वेरिएशन जो कि नेचुरल किसी कंस्ट्रेंट की वजह से हो और जिसको मैनेजर जो है वो कंट्रोल ना कर पाए। अच्छा, इसी तरीके से अगर वेरिएशन जो है वो इस अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर चले जाए, कोई एक भी हमें ऐसा बॉक्स मिल जाए कि जिसके अंदर वेट जो है वो 405 से ऊपर है या 395 से कम है, तो फिर जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल, और यानी प्रोसेस जो है वो कंट्रोल पे नहीं है,
वेरिएशन एक्सेप्टेबल लिमिट में नहीं है, और ऐसी वेरिएशंस का टेक्निकल नेम है असाइनेबल वेरिएशन। हाँ, ये वो वेरिएशंस होती हैं जिसके अगेंस्ट मैनेजर को एक्शन लेना होता है, और मैनेजर को ये मालूम करना होता है कि ये वेरिएशंस क्यों आई हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये कंट्रोल चार्ट यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे डेज हैं या पीरियड्स हैं जिस पे हमने डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट किए, और इन सैंपल्स को हमने प्लॉट किया इस कंट्रोल चार्ट में, और हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे सैंपल्स हैं वो सारे के सारे जो बरादर जो इतने सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है, यानी अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में है। सो अगर ऐसा है तो प्रोसेस इन कंट्रोल होगा, लेकिन अगर एक भी पॉइंट इस कंट्रोल चार्ट से बाहर चला जाएगा तो हम कहेंगे जो प्रोसेस है दैट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। एक और एग्जांपल जो है वेरिएशंस को डिटरमिन करने की, वो आपकी स्क्रीन्स पे आपको नज़र आ रही है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों की सेल्स है। लेट्स से हमारा बिज़नेस जो है वो एक गार्डनिंग का है, या एक हमारी गार्डनिंग की से रिलेटेड चीज़ों को सप्लाई करने का काम है। फ्लावर्स, सीड्स और प्लांट्स हम सप्लाई करते हैं। अब ये चीज़ें हम सप्लाई कर रहे हैं, और हमारे पास जून की ये सेल्स के फिगर्स हैं। एक कॉलम में जो है वो हमारी स्टैंडर्ड सेल्स है, यानी जो हमने अपना स्टैंडर्ड रखा हुआ था या फोरकास्ट किया हुआ था कि जी इतनी सेल्स होनी चाहिए, और अगले कॉलम में एक्चुअल सेल्स आ रही हैं। सो लेट्स से वेजिटेबल प्लांट्स की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने ये फोरकास्ट किया था या ये स्टैंडर्डाइज किया था कि इसकी सेल जो है वो 1075 होनी चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल में सेल्स आई वो 913 थी। तो चूँकि ये स्टैंडर्ड से कम है तो हम इसको अंडर कहेंगे, और ब्रैकेट में ब्रैकेट का मतलब होता है ब्रेसेस का माइनस, कि कितना कम है ये स्टैंडर्ड से 162, यानी 162 वेजिटेबल प्लांट्स हमने अपने स्टैंडर्ड से कम सेल किए। तो वेरिएशंस को डिटरमिन करने का ये भी एक मेथड है कि जिसमें आप स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल से, और यही मैकेनिज्म है बेसिकली। और अंडर और ओवर, अगर ओवर आएगा तो प्लस में आएगा, उसके साथ हम कोई ब्रैकेट तो नहीं लगा रहे, लेकिन वेरिएशन तो फिर भी है ये, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड कुछ और रखा था और उससे आप ज़्यादा सेल कर सके। जैसे कि सबसे ज़्यादा ओवर जो सेल्स हुई हैं हमारी वो लास्ट हेयर लूम सीड्स की है, जिसमें स्टैंडर्ड था 540, लेकिन एक्चुअल सेल्स हुई 672 की, और 132 जो है वो ओवर सेल्स हमने की हैं। सो जब आप बात करते हैं वेरिएशन की तो ये एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि वेरिएशन जो है वो पॉजिटिव भी होती है, वो नेगेटिव भी है। वेरिएशन का एज सच बेशक वो ओवर हो या अंडर हो, वो वेरिएशन ही है, और दोनों ही ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें मैनेजर को एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप ओवर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने सही प्रिडिक्ट ही नहीं किया, आपने सही स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट नहीं किया, और फिर इस स्टैंडर्ड को रेक्टिफाई करने का, इस स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करके उसको अमेंड करने की फिर ज़रूरत मौजूद रहती है। सो जब भी हम बात करते हैं मॉनिटरिंग की और कंट्रोल की, तो कंट्रोलिंग उस वक़्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है जिस वक़्त ओवर है या अंडर है। वेरिएशन एक्सेप्टेबल लिमिट से, जैसे हमने कंट्रोल चार्ट के केस में देखा, एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर निकलेगी तो वो वेरिएशन ही है, बेशक वो अंडर है या ओवर है। तो फिर मैनेजरियल एक्शन क्या होगा? मैनेजर को जब हम तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं प्रोसेस की, तो मैनेजरियल एक्शन लेना है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है? डूइंग नथिंग ओनली इफ डेविएशन इज जस्ट टू बी इनसिग्निफिकेंट। जैसे कि हमने ये कहा कि कंट्रोल चार्ट की एग्जांपल में कि अगर कॉर्नफ्लेक्स के बैग्स में जो वेट है वो 395 से लेके 405 ग्राम्स के बीच में रहेगा तो ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, और फिर ये इनसिग्निफिकेंट है, ये कोई इतनी बड़ी वेरिएशन नहीं है, और मैनेजर इसके मुतालिक कोई एक्शन ले नहीं सकता या ना लेना चाहता है, ना वो लेगा।
तो पहला एक्शन क्या हो सकता है कि डूइंग नथिंग, कि कुछ भी नहीं मैनेजर कर रहा। और रिमेंबर, ये कुछ ना करने का मतलब ये है कि वेरिएशन इतनी माइन्यूट है, ऐसी है कि जो एक्सेप्टेबल लिमिट में फॉल करती है, नेचुरल वेरिएशन है और इतनी माइन्यूट और स्मॉल है कि जिसके मुतालिक मैनेजर को कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैनेजरियल एक्शन इस केस में क्या होगा? डूइंग नथिंग ओनली इफ डेविएशन इज जस्ट टू बी इनसिग्निफिकेंट, यानी वेरिएशन जो है या डेविएशन जो है वो इतनी माइन्यूट है, इतनी कम है, इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि इस पे मैनेजर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैनेजरियल एक्शन क्या हो सकता है? करेक्टिंग एक्चुअल और करंट परफॉर्मेंस, यानी और एक्शन क्या होगा कि वो जो करंट परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल और करंट परफॉर्मेंस में जो उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ओवर या अंडर हैं, और जो काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, काफ़ी ह्यूज हैं और ऐसी हैं कि जिनको रिमूव किया जाना ज़रूरी है, तो फिर उसको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। इमीडिएट करेक्टिव एक्शन टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स एट वंस, कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जो वो फौरी तौर पे लेगा और फौरी तौर पे इस जो गैप आ रहा है, जो परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, जो डेविएशन आ रही है, इसको ठीक करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा कुछ बेसिक करेक्टिव एक्शंस भी होंगे जो वो लेगा ताकि आइडेंटिफाई करे और फाइंड आउट करे कि इसका सोर्स क्या था डेविएशन का। मैं कुछ ऐसे कोट करूंगा आपको ये चीज़ कि वही जो हमने कॉर्नफ्लेक्स बैग्स की एग्जांपल ली थी। लेट्स से डेविएशन ऑब्जर्व हो रही है कि जी जो कॉर्नफ्लेक्स बैग्स हैं उसमें अभी तक तो हमेशा 395 से 405 ग्राम्स के बीच में ही होता था वज़न। अब जो हमारे पास कॉर्नफ्लेक्स बैग्स आ रहे हैं, हमने सैंपल किए, किसी में बहुत ज़्यादा था और किसी में तो बिल्कुल ही खाली बैग्स आ रहे हैं। ये ह्यूमन मशीन तो ऐसा नहीं कर सकती। तो पता ये चला कि वहाँ पे जो स्टाफ ऑन ड्यूटी था, जो वर्कर था, वो जो था कोई गौर से देखता नहीं था कि ये बैग जो है, जो फिलिंग के लिए जा रहा है, ये कोई फटा हुआ तो नहीं है, टीयर अप तो नहीं है। ये उसकी ड्यूटी थी, लेकिन वो बस कैजुअली देखता था, बाकी आगे पीछे गपशप मारता था। तो कई दफ़ा जब भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो तो आपको एज अ मैनेजर सोर्स ऑफ डेविएशन तक पहुंचने की ज़रूरत है कि ये असल में रीज़न क्या है, क्या वजह है कि एक प्रोसेस जो नॉर्मल चल रहा था, जो जिसमें इनसिग्निफिकेंट लेवल तक डेविएशन थी, एक्सेप्टेबल लिमिट्स तक डेविएशन थी, उसमें सडनली इतनी मेजर डेविएशंस कैसे आने लग गई हैं। तो कुछ एक्शंस तो मैनेजर को फौरी तौर पे लेने होते हैं, यानी फौरी तौर पे वो प्रोसेस लाइन को चेक करे, जहां उसको प्रॉब्लम नज़र आए फौरी तौर पे एक्शन ले, लेकिन लेटर ऑन लॉन्ग टर्म एज अ पॉलिसी इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। कुछ इमीडिएट एक्शंस होते हैं और कुछ बेसिक लेवल के एक्शंस होते हैं जो कि सोर्स तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है ताकि ये डेविएशन दोबारा रिपीट ना हो। करेक्टिव एक्शंस जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं वो किस किस्म के हो सकते हैं? चेंज स्ट्रैटेजी चेंज करे, यानी जो मेथड या मैकेनिज्म्स पहले अडॉप्ट किए जाते थे उनको चेंज करे। स्ट्रक्चर में कोई चेंज लेके आए, हो सकता है एक मज़ीद सुपरवाइज़र आप अपॉइंट करें उस असेंबली लाइन पे, ताकि वो वर्कर्स को मज़ीद अपना स्क्रूटनी करे, उनको ऑब्जर्व करे। हो सकता है आप कुछ कंपनसेशन स्कीम्स अनाउंस करें, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स अनाउंस करें जिनसे एम्प्लॉई या वर्कर जो हैं वो मोटिवेटेड हों। हो सकता है उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ करना पड़े, या हो सकता है आपको उनकी जॉब्स में कोई नई चीज़ें इंक्लूड करनी पड़े ताकि वो जो एक चीज़ नज़र आ रही है हमें वर्कर्स में कि वो अनअटेंटिव हैं या अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, वो चीज़ ख़त्म हो, जॉब्स में वो इंटरेस्ट लें, अपने काम में इंटरेस्ट लें और अपने काम को बेहतर तरीके से कंप्लीट करें। लेकिन अगर ये सब मैकेनिज़म्स काम नहीं करते तो फिर आपको एम्प्लॉयज़ को फायर करना पड़ेगा
आपको उस एम्प्लॉइज़ को नौकरी से निकालना पड़ेगा। ये भी एक करेक्टिव एक्शन है, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम करेक्टिव एक्शन है। पहले कोशिश की जानी चाहिए कि बेसिक मैकेनिज़्म से, ट्रेनिंग से, काउंसलिंग से, मेंटोरिंग से और मोर सुपरविजन से ये मसाइल हल हो जाएं। अगर नहीं होते और फिर भी ये चीज़ परसिस्ट करती है तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप उस एम्प्लॉय को फायर कर दें, नौकरी से निकाल दें। रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड, कई दफ़ा जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं उसमें या जो मैकेनिज़म्स होते हैं उसमें आपको स्टैंडर्ड्स को भी रिपीट करना पड़ता है। पता ये चले कि जी परफॉर्मेंस तो एक्सेप्टेबल लिमिट पे है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड डेवलप किया गया था, जो बेंचमार्क या फोरकास्टिंग हमने की थी, ये सही नहीं है। सो एग्जामिनिंग द स्टैंडर्ड टू असरटेन, टू डिटरमिन whether or not the standard is realistic, fair and achievable, कि ये भी कई दफ़ा आपको ऐसा मैनेजर करना पड़ता है कि आपको अपने एम्प्लॉय के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो हमने उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने के लिए जो हमने मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया है या जो हमने स्टैंडर्ड रखा है, क्या ये वाकई ही अचीवेबल है या नहीं है, ये फेयर भी है या नहीं है। आप अपने एम्प्लॉय को अगर एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट दें जो कंड्यूसिव हो, जो अच्छा हो, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये हो कि लेट्स से आपने ये जो नया ऑफिस सेटअप किया है ये शहर से तकरीबन कोई 12 से 20 किलोमीटर दूर है और शहर से आते आते ट्रैफिक जैम्स की वजह से नो मैटर हाउ आप जल्दी निकलें, पहुंचते पहुंचते आपको रोज़ आधा घंटा 40 मिनट डिले हो ही जाता है। और आप ये कहें कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तुम जो है 8 बजे तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, ऑल्दो यू नो योर वेरी वेल कि जी इतना दूर है आपका ऑफिस, कोई यहाँ पे बेसिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा एग्जिस्ट भी नहीं करता, लोगों को दूर से आना होता है, सुबह ट्रांसपोर्ट के इश्यूज होते हैं और बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और फिर भी अगर आप, तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप कंट्रोलिंग में जाते हैं, जब भी आप परफॉर्मेंस एवेलुएट करते हैं, जब भी आप ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, तो फिर कभी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखनी पड़ती है। किसी हद तक आपको जो है वो, हमने कहा ना कि डेविएशन जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स की बात की थी, तो वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स आपको डेविएशन की भी डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। तो आपको हर स्टैंडर्ड को ये देखना है कि ये अटेनेबल भी है, अचीवेबल भी है या नहीं, ये बहुत मुश्किल तो नहीं है ऐसा करना, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर तो नहीं है, ये सब चीज़ें भी एज अ मैनेजर आपको देखनी पड़ेंगी। फिर आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो स्टैंडर्ड आपने सेलेक्ट किया है ये वैलिड भी है या नहीं, यानी क्या ये वाकई ही इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहा है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहें कि जी सुबह 8 बजे पूरे आने का मतलब ये है कि ये एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड है। अब हो सकता है कि किसी हद तक ये सही भी हो, लेकिन किसी हद तक आपकी ये डेफिनेशन वैलिड ना हो, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ टाइम पे आने का नाम नहीं है, मोटिवेशन में और चीज़ें भी आ जाती हैं। या आप ये कहें कि जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है टू बी ऑन इन ऑफिस एग्जैक्टली एट 8 o'clock। सो ये भी आपको देखना है कि जो स्टैंडर्ड आपने सेलेक्ट किया है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए या कंट्रोलिंग के लिए, वो वैलिड भी है, इस चीज़ के लिए बना भी है, इस चीज़ को मेजर भी करता है या नहीं। रीसेटिंग गोल्स दैट वर इनिशियली सेट टू लो और टू हाई, कई दफ़ा आपको गोल्स भी रिवाइज करने पड़ेंगे। हो सकता है जो गोल्स आपने सेट किए हैं वो बहुत ही लो थे, दैट मे बी अ रीज़न कि उसकी परफॉर्मेंस उस लो गोल्स के मुकाबले में बहुत हाई आ रही है। या हो सकता है जो गोल्स आपने उसके लिए सेट किए हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स और टफ हैं और इतने हाई हैं कि जो मर्ज़ी वो एम्प्लॉय कर ले वो उतना अचीव नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेल्स पर्सनल है, उसके लिए आपने एक सेल्स टारगेट असाइन किया है कि भाई तुमने जो मर्ज़ी हो जाए 200 यूनिट्स जो हैं एक फ़ोटोकॉपी मशीन के, वो तुमने एक महीने में
पिंडी इस्लामाबाद में सेल करने हैं। अब अगर ये देखा जाए कि इट्स वेरी हाई, बिकॉज हो सकता है उस ऑफिस में आज तक जो मैक्सिमम सेल्स एक महीने में हुई हो वो 25 या 50 से ज़्यादा ना हो, और ऐसा होते हुए भी जो रिकॉर्ड्स बताते हैं फिर भी आप 200 के लिए उसका टारगेट सेट करते हैं, इट्स वेरी हाई। तो कई दफ़ा आपको गोल्स को रिवाइज करना पड़ता है, स्पेशली जब गोल्स बहुत ज़्यादा लो हों या बहुत ज़्यादा हाई हो। अब जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग हो रही है इस कंट्रोल प्रोसेस में, उसको थोड़ा सा देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के सामने रख के आप स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है कि परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो आप लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं कि जी एम्प्लॉई का सुबह द वर्कर शुड बी हेयर एंड द वर्क शुड स्टार्ट एट 8 o'clock, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। स्टैंडर्ड आपने सेट किया कि जी 8 o'clock मॉनिटरिंग होगी, 8 o'clock जो अटेंडेंस मार्क करेगा वो इन समझा जाएगा, उस दिन हाजिर समझा जाएगा। अब इस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और उस मेजरमेंट के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज आ जाता है कंपैरिजन का, कि आप स्टैंडर्ड को और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड सिचुएशन है, उसको कंपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन ये होता है कि इस स्टैंडर्ड बीइंग अचीव्ड, कि क्या हम उस स्टैंडर्ड को जो हमने इन प्लेस है उसको अटेन कर रहे हैं। आंसर विल बी इन यस और नो। अगर तो ऐसा नज़र आए कि जो स्टैंडर्ड आपने डिफ़ाइन किया है और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो मैच हो रही है, वाकई ही लोग 8 बजे जो है 8 o'clock जो है वो ऑफिस में होते हैं, तो फिर वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, डू नथिंग इज़ द आंसर। लेकिन अगर ये नज़र आए कि स्टैंडर्ड जो है वो अचीव नहीं हो रहे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये जो वेरिएशन है ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 10 मिनट तक लेट आता है तो आपने एक एक्सेप्टेबल लिमिट डिफाइन की भी है कि कोशिश करें जी 8 बजे आपको ऑफिस में होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो 8:10 तक हम फ्लेक्सिबिलिटी आपको देते हैं। तो अगर 8 बजे लोग नहीं आ रहे, तो आपने ये जो लोग नहीं आ रहे उनमें फिर ये देखा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो 8:10 तक ऑफिस में पहुंच जाते हैं, तो वो स्टिल एक्सेप्टेबल लिमिट में है। तो अगर है तो फिर डू नथिंग। लेकिन अगर ऐसा नज़र आए कि एक्सेप्टेबल लिमिट में ये लोग नहीं हैं, 8:10 पे भी ये लोग ऑफिस में नहीं होते, तो फिर आपने ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम है। क्या स्टैंडर्ड वैलिड है, एक्सेप्टेबल है? अगर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा एज ए मैनेजर, कि जी स्टैंडर्ड तो ठीक है लेकिन फिर भी लोग उसको ओबे नहीं कर रहे, तो फिर आपको एज ए मैनेजर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉज ऑफ डेविएशन क्या है, क्यों ऐसा है कि लोग टाइम पे ऑफिस नहीं आ रहे, और फिर आपको परफॉर्मेंस को ठीक करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नज़र आए कि स्टैंडर्ड नहीं सही, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा, और फिर ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड है ये नेक्स्ट टाइम कंपैरिजन के वक्त जहाँ पे आप पेड परफॉर्मेंस को और स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे होते हैं, ये नए स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जाएगा। ये बेसिकली मैनेजरियल डिसीजंस हैं एक कंट्रोल प्रोसेस के अंदर। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि कंट्रोलिंग कैसे की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, वो चीज़ें देखते हैं। पहला मकसद होता है कंट्रोलिंग में और परफॉर्मेंस से रिलेटेड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? द ओवरऑल आउटपुट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इनपुट्स नीडेड टू जनरेट दैट आउटपुट। आप प्रोडक्टिविटी को रेशो बिटवीन आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड एंड इनपुट्स कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं, यानी कितने इनपुट्स हमने कंज्यूम किए, क्या कितनी हमारी इनपुट थी और क्या हमने आउटपुट जनरेट की। आउटपुट जो है वो सेल्स
और रेवेन्यू के फॉर्म में आपको नज़र आती है कि हमने कितने रेवेन्यू कमाया अपनी सेल्स के थ्रू। और इनपुट्स में आपकी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपके रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज की कॉस्ट आ जाती है, जैसे लेबर है, मटेरियल है, एनर्जी है, कैपिटल है, ये सब आपके इनपुट्स होते हैं। अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली एम्प्लॉयज़ कम डू देयर वर्क। एंड रिजल्ट में क्या होता है, अल्टीमेटली आप इस प्रोडक्टिविटी के रिलेशनशिप से क्या जज करते हैं कि जी कितने इनपुट्स हमने कंज्यूम किए और क्या आउटपुट्स जनरेट हुई। यहाँ पे एक वर्ड है जो यहाँ पे शायद स्लाइड पे तो आपको नज़र ना आए, लेकिन आप याद रखिएगा, एक चीज़ होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है। प्रोडक्टिविटी होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, लेकिन अगर हमारे पास यही प्रोडक्टिविटी का जो वैल्यू है, ये लेट्स से हमने कैलकुलेट की पिछले महीने, उस वक्त जो आउटपुट्स प्रोड्यूस हुई और जितनी इनपुट्स कंज्यूम हुई उसकी बेसिस पे, और फिर हमने एक प्रोडक्टिविटी की वैल्यू इस महीने कैलकुलेट की जो रीसेंट है, तो और फिर हम रीसेंट को और प्रीवियस को यानी पिछले महीने की वैल्यू को कंपेयर करें, तो अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इस महीने की पिछले महीने की प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे हमारी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हुई है। एफिशिएंसी क्या है, दो प्रोडक्टिविटीज़ को कंपेयर करना जो डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस में डिफरेंट मौके पे कैलकुलेट की गई हो, उनको आप कंपेयर करके ये डिटरमिन करो कि हमने ओवरऑल इस प्रोडक्टिविटी हमारी इम्प्रूव हो रही है, वैसी ही है या कम हो गई है। सो हम इस प्रोडक्टिविटी की वैल्यू से क्या देखना चाह रहे होते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो काम दिया गया था, जो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कही गई थी, वो उन्होंने की या नहीं की। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है तो हम कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है। अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बराबर है तो हम कहेंगे जैसी परफॉर्मेंस पिछली दफ़ा थी वैसी ही है। और अगर उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो हम कहेंगे कि जी उनकी परफॉर्मेंस भी कम हो रही है। ये भी एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। Measuring how appropriate organizational goals are and how well the organization is achieving its goals। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये डिटरमिन करना कि ये जो गोल्स हैं ये किस हद तक जायज़ हैं, सही हैं, और फिर हम इन गोल्स को किस हद तक अचीव कर पा रहे हैं, दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर दी हेडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस। अब कुछ मॉडल्स हैं यहाँ पे जिनका हम थोड़ा सा ब्रीफली जिक्र करेंगे। सिस्टम रिसोर्स मॉडल है, द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लॉयट इट्स एनवायरनमेंट इन एक्वायरिंग स्केर्स एंड वैल्यूड रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्स मॉडल, सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, इसके बाहर एक एनवायरनमेंट है। तो सिस्टम रिसोर्स मॉडल ये कहता है कि किस हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ में कामयाब होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट से वो रिसोर्सेज हासिल कर ले जो स्केर्स हैं, जो कम तादाद में अवेलेबल हैं और जिनकी वैल्यू भी है, उनको अपने पास जमा कर ले। इसको बेहतर तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा समझ सकेंगे कि कई दफ़ा अच्छे लोगों को, लायक काबिल लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करना, उनको अपने यहाँ हायर करना, उनसे काम लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिस्टम रिसोर्स मॉडल ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक कामयाब हुई है अपनी एनवायरनमेंट से स्केर्स रिसोर्सेज को हासिल करने में, यह कहलाता है द सिस्टम रिसोर्स मॉडल। फिर आता है द प्रोसेस मॉडल, the efficiency of an organization's transformation process in converting inputs into outputs। पहला तो क्वेश्चन था रिसोर्सेज को हासिल करना, वो हमने कर लिए। अब किस तरह हम इन रिसोर्सेज को और इनसे जो इनपुट्स हमें मिल रही हैं उनको आउटपुट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, किस हद तक हम एफिशिएंट हैं या और इसमें हमारी एफिशिएंसी है
कि हमने कम इनपुट्स के साथ ज़्यादा आउटपुट जनरेट किया है। ये चीज़ जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन या द प्रोसेस मॉडल जो है वो डिफाइन करता है। देखें प्रोसेसिंग क्या है। प्रोसेसिंग इज़ और प्रोसेस क्या है, इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करने का, ट्रांसफॉर्म करने का एक मैकेनिज़्म। सो ये जो प्रोसेस मॉडल है वो ये डिस्कस करता है कि किस हद तक हम कामयाब हुए हैं इन इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करने में, इसमें हमारी एफिशिएंसी क्या थी, हम अच्छे रहे, बुरे हमने किया, कैसा किया। दैट इज़ द एरिया ऑफ द प्रोसेस मॉडल। रिमेंबर जो सिस्टम जो रिसोर्स मॉडल है वो रिसोर्सेज को हासिल करने की हद तक है, फिर उन रिसोर्सेज को यानी इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करने में अगर हमारी एफिशिएंसी नज़र आती है तो दैट इज़ द डोमेन ऑफ द प्रोसेस मॉडल। फिर है द मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मॉडल। ये कहता है द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन मीटिंग ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज नीड। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, आपके इन्वायरमेंट के कंपोनेंट सब आ जाते हैं। तो किस हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपके कस्टमर्स और कंज्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो किस हद तक जो हमने चीज़ प्रोड्यूस की, और याद रखें और शुरू में हमने बिल्कुल लेक्चर्स के स्टार्ट में जहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की थी तो हमने कहा था आउटपुट जो होती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हमने बनाई हैं या ऑफ़र कर रहे हैं वो किस हद तक हमारी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या जो हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, स्पेशली कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, उनकी नीड पूरा कर पाए हैं। दैट इज़ द डोमेन ऑफ दिस थर्ड मॉडल, द मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मॉडल। अब हम डिस्कस करने लगे हैं व्हाट आर द टूल्स फॉर मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। Feed forward control. What is a feed forward control? A control that prevents anticipated problems before actual occurrence of the problem. यानी feed forward क्या है कि आप पहले से ही प्लान कर लें, आप पहले से ही सोच लें, आप पहले से ही एंटिसिपेट कर लें उन प्रॉब्लम्स को जो आगे चल के हो सकते हैं और उसके मुतालिक अभी से कुछ आप स्टेप्स ले लें। A control that prevents anticipated problems, यानी पहले से आपने एंटिसिपेट किया हुआ है प्रॉब्लम्स बिफोर दे एक्चुअली अकर, उससे पहले कि वो अभी हों और कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो, उनको पहले से एंटिसिपेट कर लेना, उनको पहले से देख लेना और उनके मुतालिक जो है कोई एक्शन ले लेना। बिल्डिंग इन क्वालिटी थ्रू डिज़ाइन, इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ला सकते हैं डिज़ाइंस में, पहले से कोई बिल्टअप कर लें, या आप लेट से अपने सप्लायर्स को कह सकते हैं कि जी आप ISO के जो रेगुलेशंस हैं उनको पूरे करें। रिमेंबर ISO है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपका सप्लायर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज दे रहा है तो फिर ऑब्वियसली जो कुछ आप प्रोड्यूस करेंगे वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। सो एंटिस फीड फॉरवर्ड में आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी डिज़ाइंस पहले बनाएं और रॉ मटेरियल की क्वालिटी को इंश्योर करें, फिर ऑब्वियसली जो चीज़ प्रोड्यूस होगी वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। फिर है कॉन्करेंट कंट्रोल। कॉन्करेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस कंट्रोल, अ कंट्रोल दैट टेक्स प्लेस व्हाइल द मॉनिटर एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस, डायरेक्ट सुपरविजन, मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड। कैसा कंट्रोल जो कॉन्स्टेंटली चलता रहे, जैसे मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं और साथ साथ कंट्रोल भी कर रहे हो, यानी ऑब्जर्व कर रहे हैं और जहाँ कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आता है आप फौरी तौर पे बता भी दें कि इस चीज़ को ठीक करो, ये नहीं ठीक हो रहा। और आपने देखा होगा कि असेंबली लाइंस पे और ऑफिस के अंदर ऐसे मैनेजर्स फ्लोर पे होते हैं कि जो विज़िट करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और अपनी जगह पे कम बैठते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, जिनका काम यही होता है कि वो घूमते फिरते उनको जहाँ कहीं कोई चीज़ गलत होती हुई नज़र आए उसको वहीं पे ठीक करते हैं। और एक मैकेनिज़्म जो है इसको हम MBWA कहते हैं, जो हमने
एक अर्लियर लेक्चर्स में, मिड लेक्चर्स में जाके जब हम पहुंचे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड। अगर आपको रिफ़्रेश थोड़ा सा कर लें कि मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड क्या है, कि एक मैनेजर जो है वो घूमता फिरता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एरिया ऑफ वर्क एरिया में, और लोगों को गाइड करता है, काउंसल करता है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है उनको देता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है, और जहाँ फिर उसको कोई डेविएशन नज़र आती है उसको कंट्रोल करता है, उसको रेक्टिफाई करता है। सो इट्स अ कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मतलब है कॉन्स्टेंटली एट द सेम टाइम, जैसे जैसे वो मॉनिटरिंग कर रहा है वैसे वैसे वो कंट्रोलिंग भी कर रहा है, ऑब्जर्व करता है, गेज करता है, देखता है कि स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं, जहाँ कहीं उसको कोई डेविएशन नज़र आती है उसको फौरी तौर पे ठीक करता है। फीडबैक कंट्रोल क्या है? फीडबैक कंट्रोल है अ कंट्रोल दैट टेक प्लेस आफ्टर एन एक्टिविटी इज डन। फीडबैक हमेशा एक्शन के बाद होता है और इट्स अ रिएक्शन बेसिकली रादर, कि आप एज अ मैनेजर जब आपको डेविएशन होती हुई नज़र आए, आपको कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है वो मॉनिटरिंग के बाद आप एक करना चाह रहे हैं, और वो कंट्रोल क्या है कि वो आपने मॉनिटर किया और आपको ये नज़र आया कि चीज़ें जो हैं वो उस तरह नहीं हैं जैसे होनी चाहिए थी, दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू प्लान, स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, तो फौरी तौर पे आपने एक फीडबैक दिया उन एम्प्लॉयज़ को, उन वर्कर्स को कि जो वहाँ पे काम कर रहे थे। सो एक ऐसा कंट्रोल मैकेनिज़्म कि जो फीडबैक जनरेट करे उस सिचुएशन में उस कंडीशन में कि जिस वक्त आपको कोई एक चीज़ डेविएट करती हुई नज़र आए, दैट इज़ कॉल्ड अ फीडबैक कंट्रोल। करेक्टिव एक्शन इज़ आफ्टर द फैक्ट व्हेन द प्रॉब्लम हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। सिर्फ इसमें एक इशू ये होता है कि आप उस वक्त करेक्टिव मैकेनिज़्म पे जा रहे हैं जब ऑलरेडी कोई चीज़ रियलिस्टिकली फैक्ट बन चुकी है, कोई प्रॉब्लम अगर हो चुका है, कोई इंसिडेंस हो चुका है। एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट सिचुएशन कि जहाँ पे आप फीड फॉरवर्ड में हैं, यानी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं प्रॉब्लम को, पहले से आपने अंदाज़ा लगा लिया और पहले से मैकेनिज़्म ले लिया है। कॉनकरेंट क्या है? एट द सेम टाइम, जैसे जैसे प्रॉब्लम अकर हो रहा है वैसे वैसे उसको ठीक कर रहे हैं। ये जो तीसरी कैटेगरी है फीडबैक कंट्रोल, ये उस एक्शन के, उस इंसिडेंट्स के, उस प्रॉब्लम के हो जाने के बाद आप एक करेक्टिव मैकेनिज़्म ले रहे हैं। तो जहन में ये तीनों चीज़ें क्लैरिफाइड रखें, क्लियर रखें। जो पहला कंट्रोल मैकेनिज़्म है विच इज़ अबाउट फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, उसमें आप चीज़ों, प्रॉब्लम्स के होने से पहले ही एंटिसिपेशन कर लेते हैं, एंटिसिपेट कर लेते हैं और आप कोई करेक्टिव एक्शन कर लेते हैं। कंकरेंट है एट द सेम टाइम, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम नज़र आया ठीक कर दिया, जैसी प्रॉब्लम अकर हो रहा है उसको ठीक किया जा रहा है। और ये जो थर्ड है, जो फीडबैक है, ये प्रॉब्लम के हो जाने के बाद आपने एक फीडबैक दिया कि यार ये चीज़ गलत है, सही नहीं हुई, इसको ठीक करें। सो दैट इज़ आफ्टर सम प्रॉब्लम हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, ये उसके बाद में है। एडवांटेजेस क्या हैं फीडबैक कंट्रोल के? प्रोवाइड मैनेजर्स विद इंफॉर्मेशन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर प्लानिंग एफर्ट्स। अब अगर आप फीडबैक की बात करें तो फिर आप सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम को गेज कर सकते हैं कि क्या हमारा जो प्रॉब्लम ये हुआ है ये प्लानिंग के मुताबिक था या हम चले नहीं चले, तो क्या किस हद तक ये प्रॉब्लम आया है, सिवियरिटी क्या है। देखें, पहली कंडीशन में तो आपने प्रॉब्लम को होने ही नहीं दिया, आपने उसको पहले ही एंटिसिपेट कर लिया और ठीक कर लिया। दूसरे में जैसे जैसे प्रॉब्लम हो रहा था आप ठीक करते गए, हो सकता है आगे चल के जो मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट होने थे वो नहीं हुए। तो एज सच आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि किस हद तक प्रॉब्लम होते। हाँ, अलबत्ता फीडबैक कंट्रोल में आप एग्जैक्टली ये क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हमने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, हमें जब ये प्रॉब्लम हुआ है, टोटल प्रॉब्लम आपके सामने आ गया है, तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि किस हद तक हम प्लानिंग से डेविएट हुए हैं। It does enhance employee motivation by providing them with information on how well they are doing। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, अगर तो डेविएशन है तो
और प्रॉब्लम हुआ है तो फिर तो देयर इज़ नथिंग गुड टू बी डिस्क्लोज्ड, बट अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो फिर आप हाँ ये बता सकते हैं, या प्रॉब्लम बहुत छोटा हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि जी एम्प्लॉयज़ को कि आपने बहुत अच्छा काम किया, प्रॉब्लम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद ज़्यादा होंगे लेकिन आपने उसको मैनेज कर लिया, आपने चीज़ों को ठीक रखा, तो इट्स अ गुड थिंग। फीडबैक हमेशा अच्छा कंसिडर किया जाता है, होना चाहिए फीडबैक, लेकिन फिर और चीज़ें आ जाती हैं कि वो फीडबैक कन्वे कैसे किया जा रहा है, उसको कम्युनिकेट कैसे किया जा रहा है, लेकिन फीडबैक होना चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ये अंदाज़ा रहता है कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो क्या रही, क्या वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक थी या नहीं थी। जो टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हैं उसके मुतालिक हम देख लेते हैं। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो है वो इनपुट्स के लेवल पे होता है, यानी आप एंटिसिपेट कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को। कनकरेंट कंट्रोल जो होता है वो प्रोसेसिंग के दौरान होता है, नॉर्मली इट करेक्ट्स अ प्रॉब्लम एज दे हैपन्स। और जो आउटपुट है, जो फीडबैक कंट्रोल है वो आउटपुट के लेवल पे होता है, यू करेक्ट प्रॉब्लम्स आफ्टर दे अकर। और जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट बन गई है और उसमें अब आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं तो वो तो एक ऐसी चीज़ है जो फीडबैक कंट्रोल है, क्योंकि उस वक़्त अब जो कुछ बन चुका है उसी को आप वेरीफाई कर रहे हैं, सो यू कांट डू इट। हाँ अलबत्ता ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो आपने फीडबैक जनरेट किया है उसकी वजह से एरर्स कम जनरेट हों। तो ये एक रिलेशनशिप बताया गया है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट में और जो 3 टाइप्स ऑफ फीडबैक कंट्रोल्स हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है। ये आपने याद रखना है कि जो फीड फॉरवर्ड है वो इनपुट्स के लेवल पे होता है, जो कनकरेंट होता है वो प्रोसेसिंग के दौरान होता है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएँ आप उनको ठीक करते जाएं, और फाइनली जो फीडबैक कंट्रोल है वो आउटपुट के लेवल पे होता है। और चूँकि आउटपुट जनरेट हो चुकी है, आपके सामने रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब आप उसको देख रहे हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ऐसा है या नहीं है, प्रॉब्लम अगर है, एरर है तो किस हद तक है। फाइनेंशियल कंट्रोल्स की हम बात करते हैं। अब कुछ कंट्रोल्स फाइनेंशियल होते हैं, यानी आप अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं या जो आपकी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं या जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी बेसिस पे ये डिटरमिन करते हैं कि आपकी जो डेविएशन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या देयर इज़ नो डेविएशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी जो बैलेंस शीट आती है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आती है, इनकम स्टेटमेंट आती है जिसको कहते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आती हैं। इन स्टेटमेंट्स के ऊपर आप कुछ फार्मूलाज लगाते हैं जिनको हम रेशोज कहते हैं, और उनके थ्रू जो है हम ये डिटरमिन करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो कैसी थी। जैसे लिक्विडिटी रेशो है, लिक्विडिटी करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़ है। सो हम ये देखते हैं कि एसेट हमारे लाइबिलिटीज़ के मुकाबले में हमारे एसेट्स कितने हैं। अगर एसेट्स डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज़ का आंसर 1 से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है आपके एसेट्स ज़्यादा हैं और आपकी लाइबिलिटीज़ कम है, यानी आपने जिन लोगों को पे करना है या जिनसे आपने क्रेडिट लिया हुआ है या जिनके आपने उधार देना है वो लोग कम हैं। सो ये डिफरेंट रेशोज़ हैं। ये रेशो एनालिसिस आपकी बुक के अंदर इस चैप्टर में कुछ रेशोज़ के फार्मूलाज दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं, बट इनका मेन मकसद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए ये डिटरमिन करना है कि क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सही है या नहीं। इसके अलावा आप अपने बजट का एनालिसिस कर सकते हैं, आप क्वांटिफाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स डेविएशंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं या स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने सेल्स के फिगर्स को देखा कि हम उसमें ओवर और अंडर निकाला हमने, इस तरीके से आप अपने बजट का भी निकाल सकते हैं। आप बजट में ओवर एलोकेशन और अंडर एलोकेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप बजट से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने कम प्लान किया था और ज़्यादा खर्चा हुआ, तो अंडर एलोकेशन हुई है। लेकिन अगर आपने बजट में के से कम खर्च किया है लेकिन बजट में ज़्यादा पैसे रखे थे तो ये ओवर एलोकेशन है, यानी खर्चा कम था और आपने पैसे ज़्यादा रख लिए। सो ओवर और अंडर एलोकेशन भी एक किस्म का वेरिएशन एनालिसिस होता है जिसमें आप अपने बजट को सामने रख के और एक्चुअल एक्सपेंसेस को सामने रख के ये देखते हैं क्या हमने बजट के मुताबिक ही खर्च किया है, क्या ज़्यादा खर्च किया है या कम खर्च किया है। मैनेजिंग अर्निंग्स किस तरह है,
timing income and expenses to enhance current financial results, which gives an unrealistic picture of the organization's financial performance. New laws and regulations require companies to clarify their financial information. Managing earnings का मतलब ये है कि अगर आप लेट से अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या ये रेशोज आप कंफर्म करें या कैलकुलेट करें फाइनेंशियल ईयर से पहले, कंक्लूड होने से पहले, जैसे कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर जो है वो जून टू जून चलता है, लेकिन सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अब इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्वार्टरली भी रिपोर्ट्स देनी चाहिए। सो क्वार्टरली का मतलब है एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ। लेकिन अगर आप अपनी रिपोर्ट्स को 2 मंथ्स के पॉइंट पे जाके डिफाइन कर दें और अपना शेयर बता दें कि जी ये हमारी परफॉर्मेंस तो 2 महीने की बहुत ही अच्छी जा रही है, तीसरे महीने की आपने बात नहीं की, तो फिर डजंट मेक एनी सेंस। तो जो टाइमिंग होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, ये सही डिफाइन होना चाहिए कि कब आपने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है और उसके रिजल्ट्स को पब्लिसाइज करना है और कब यह होना चाहिए। क्योंकि अगर टाइमिंग जो है वो सही नहीं होगी तो फिर कभी भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकती, कभी भी एक कंपनी के रिजल्ट्स को या अपनी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिजल्ट्स को मेजर या कंपेयर नहीं कर सकते। What are the different other tools which are there? बैलेंस स्कोर कार्ड एक मैकेनिज्म है जो कि that we uses goals set by managers in 4 areas to measure the company's performance. बैलेंस स्कोर कार्ड एक टेक्निक है जो मैनेजर्स ने अपने गोल्स डिफाइन किए होते हैं, उनको इन 4 एरियाज में मॉनिटर करता है, मेजर करता है। फाइनेंशियल गोल्स कि क्या हमने अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव किया है या नहीं किया। कस्टमर रिलेटेड हमारे क्या गोल्स है, क्या हमारे कस्टमर रिलेटेड गोल्स अचीव हुए या नहीं हुए। इंटरनल प्रोसेसेस से रिलेटेड हमने क्या गोल सेट किए थे, हमने ये सोचा था हम वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे बाय 5%, क्या हमने ऐसा किया, क्या हमने अपने इंटरनल प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन किया या नहीं। और हमने जो पीपल इनोवेशन और ग्रोथ ऑफ एसेट्स से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई थी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनाए थे, क्या वो इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। सो बैलेंस कार्ड क्या है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इन 4 एरियाज में जो मैनेजर्स ने गोल सेट किए होते हैं उनको एवेलुएट करता है और एक ओवरऑल स्कोर बना देता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो सही थी कि नहीं। It is intended to emphasize that all of these areas are important and organization success and there should be a balance among them। और ये देखना मकसद होता है कि ये चारों एरिया इम्पोर्टेंट हैं और इनमें जो बैलेंस होना चाहिए, जो भी इनके स्कोर्स आ रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा एक एरिया पे फोकस रखें और बाकियों पे ना रखें। इस स्कोर कार्ड के थ्रू हम ये भी देख रहे होते हैं कि बैलेंस होना चाहिए, जो भी स्कोर्स आ रहे हैं इन 4 एरियाज़ में मैनेजरियल परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल सेटिंग या गोल अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब के सब अचीव होने चाहिए, एक उनमें बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक एरिया के अंदर हम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, उसका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है और बाकी एरियाज़ में हमारा स्कोर हाई नहीं आ रहा। अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन कंट्रोल्स की। देखें, जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरेट हो रही है, वो फाइनेंशियल हो या आपकी अदर डिज़ाइन से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या आपके एम्प्लॉय रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ये सब के सब जो है इसको कंट्रोल करना, इसको प्रॉपरली सिक्योर करना, इसको प्रॉपरली यूज़ करना और इसका जो है इस इंफॉर्मेशन के अंदर कोई वेरिएशन अगर आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, यानी एक्चुअल कुछ और है लेकिन इंफॉर्मेशन कुछ और बता रही है, तो उन डेविएशंस को आपको रिमूव करना है। लेकिन इन पर्पस का, इस इंफॉर्मेशन कंट्रोल का पर्पस क्या होता है? एज अ टूल टू हेल्प मैनेजर्स कंट्रोल अदर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ये इंफॉर्मेशन जो आपके पास होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फाइनेंशियल हो या एम्प्लॉय रिलेटेड हो या कस्टमर रिलेटेड हो, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन की अदर एक्टिविटीज़ को या हो सकता है फ्यूचर प्लानिंग में आपको हेल्प करे। मैनेजर्स नीड द राइट इंफॉर्मेशन ऑन द राइट टाइम एंड इन द राइट अमाउंट। किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए
मैनेजर्स को सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पे और सही मकदार में कह लें या सही इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। ये इंफॉर्मेशन जो है ये अगर टाइमली अवेलेबल होगी तो डिसीजन मेकिंग भी आसान होगी और सही होगी। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन में कोई फ्लॉ है, कोई गैप है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है या उसमें कोई बायसनेस है या वो सही तौर पे कलेक्ट नहीं हुई, तो फिर ये इंफॉर्मेशन डिपेंडेबल नहीं है और आप इसको किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एज एन ऑर्गेनाइजेशनल एरिया दैट मैनेजर्स नीड्स टू कंट्रोल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी डोमेन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसको मैनेजर को कंट्रोल करना मस्ट है। मैनेजर्स मस्ट हैव कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिक्योर कंट्रोल्स इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके एम्प्लॉय रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है या आपकी कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो प्रॉपरली आपके पास होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। उसको ऐसे आप सिक्योर करें कि कोई भी उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल ना कर सके और इवन आपका कंपटीटर स्पेशली उस तक एक्सेस ना उसका हो। ये आपके एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है डिज़ाइन की, प्रोडक्ट की, प्रोसेस की, जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसको सिक्योर होना चाहिए, इस पे कंट्रोल्स होने चाहिए ताकि इसको कोई मिस यूज़ ना कर सके, इसको कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल ना कर सके। अब उसके लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है जिसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो पीपल यानी लोग, प्रोसीजर्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, हार्डवेयर यानी कंप्यूटर्स और इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स, डेटाबेस एक ऐसा सर्वर, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं, और नेटवर्क्स यानी जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनका, और डेटाबेस का जहाँ पे सारा डेटा स्टोर हो रहा है उनके दरमियान एक कनेक्शन पैदा करता है नेटवर्क। ये सब मिला के यानी पीपल, प्रोसीजर्स, रूल्स रेगुलेशन के कौन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन लोग इस काम करेंगे, कौन इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे, कौन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। सो पीपल, प्रोसीजर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एंड नेटवर्क, ये सारी चीज़ें मिलके तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। एक ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन ना सिर्फ एंटर कर रहा है बल्कि इंफॉर्मेशन शेयर भी करवा रहा है। अब एक मैनेजमेंट लेवल पे, मिडिल मैनेजमेंट के लेवल पे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसको हम MIS कहते हैं। ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसका बेसिक काम रिपोर्ट जनरेट करना है, यानी इंफॉर्मेशन को लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से हासिल करके ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि जिसको टॉप मैनेजमेंट जो है वो यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके, उस पर डिसीजन ले सके। A system used to provide management with needed information on regular basis। डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्रिएट किया गया है। देखें डेटा क्या होता है, एन अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रॉ अनएनालाइज्ड फैक्ट्स यानी अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम्स। आपके पास जितना भी डेटा होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो आपके पास रॉ फैक्ट्स है, यानी ऐसा डेटा जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई। जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है कि अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है, कस्टमर्स की लिस्ट है, अनसॉर्टेड है, यानी सारे जितने आपके कस्टमर्स हैं उनका डेटा आपके पास है। अब अगर आप उसमें से वो कस्टमर्स अपने निकाल लें कि जो आपके कॉरपोरेट कस्टमर्स बनते हैं, यानी जिन्होंने इतने डॉलर से या इतने रुपीस से ज़्यादा की प्रोडक्ट आपसे ख़रीदी है, आप उनकी एक कैटेगरी अलहदा करना चाह रहे हैं, उनको कॉरपोरेट क्लाइंट्स की कैटेगरी में लेके आना चाह रहे हैं, तो फिर आप किसी ना किसी किस्म की प्रोसेसिंग उस डेटा पे करेंगे। सो जब डेटा पे प्रोसेसिंग हो जाती है तो फिर जो चीज़ आपको मिलेगी, जो एक सॉर्टेड लिस्ट ऑफ योर कस्टमर्स भी हो सकती है इस केस में। सो डेटा के ऊपर जब भी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो चीज़ आपको मिलेगी दैट विल बी दी इंफॉर्मेशन। Data that has been analyzed and organized such that it has a value and relevance to managers। डेटा जो अब आपके पास आएगा वो प्रोसेस डेटा है
और प्रोसेस डेटा का नाम है इंफॉर्मेशन, यानी एक ऐसी फॉर्मेट में आ जाना जिसको आप फर्दर यूज़ कर सकें। बेंचमार्किंग क्या है और बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क क्या है? द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस अगेंस्ट विच यू मेजर एंड कंपेयर, यानी एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि जिसको अगर आपने मैच कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो एक्सीलेंट कंसिडर की जाएगी। ऐसा स्टैंडर्ड बेंचमार्क कहलाता है। और बेंचमार्किंग क्या होता है? द सर्च ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस among the competitors or non-competitors that lead to their superior performance, कि ऐसा स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने का प्रोसीजर कि जिस स्टैंडर्ड को सुपीरियर कंसीडर किया जाए मार्केट के अंदर, उसको ढूंढने का मेथड, उसको सर्च करने का प्रोसेस बेंचमार्किंग कहलाता है। बेंचमार्किंग का मतलब है सेटिंग दी और सिलेक्टिंग दी बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड is a control tool for identifying and measuring specific performance gap and areas for improvement। ये एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके तो हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी पॉलिसीज़ में, अपने प्रोसीजर्स में, अपने प्रोडक्ट्स में। और ये एक ऐसा बेंचमार्क है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती हैं। Finally, in the last part, we are going to discuss the contemporary issues in control. Cross-cultural issues हैं, the use of technology to increase direct corporate control of local operations. Legal constraints हैं, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसकी वजह से कुछ कंट्रोलिंग के मैकेनिज़म्स में चेंज आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब इंटरनेट आया तो ये क्वेश्चन पैदा हुआ कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे अब सिक्योर रख सकेंगे, हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हैक ना हो जाए। सो हैकिंग भी एक चैलेंज है जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं कि किस हद तक हमें करेक्टिव एक्शन लेना है, किस हद तक नहीं लेना है, कहीं हम कोई ऐसा एक्शन ना लें कि जिस पे हमारे अगेंस्ट कल को कोई लीगल एक्शन हो सके। डिफ़िकल्टी विद द कंपैरेबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ऑपरेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज़, ऐसे मुल्क से डेटा आप लें जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ के स्टैंडर्ड्स को आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में अप्लाई करें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको सेम उसी लेवल की परफॉर्मेंस और आउटपुट मिलेगी, ये मुश्किल है। सो एक चैलेंज ये है कि ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट रिलेटेड वो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डेवलप किए हुए हैं और वहाँ पे वो इन यूज़ हैं। पाकिस्तान में लाते हुए हमें चैलेंजेस हैं कि हम यहाँ की इन्वायरमेंट के मतलब क्या करेंगे। इस सिलसिले में गवर्नमेंट के एक दो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, PSQC, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग नए स्टैंडर्ड्स, नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलप करते हैं और कर रहे हैं और पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के मुताबिक कर रहे हैं, ताकि जो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हों, टफ हों, वो पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के मुताबिक हम उनको यूज़ किया जा सके। कुछ वर्क प्लेस कंसर्न्स हैं। वर्क प्लेस कंसर्न्स क्या हैं? कुछ लोग एक्सेसिव ईमेल्स पे लगे रहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टेलीफोन करते हैं वर्क प्लेस पे, कुछ बहुत ज़्यादा चैट करते हैं, गपशप भी करते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हरासमेंट के इश्यूज़ हैं, थेफ्ट का है। कुछ एम्प्लॉइज़ को आदत होती है ऑफिस की चीज़ें घर ले जाने की। ये आप HR के जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको ये काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस होंगी। इसके अलावा वर्क प्लेस पे वायलेंस होता है, एक दूसरे से गुस्सा, झगड़े, ये भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और एज अ मैनेजर हमें ये देखना होता है, रिमेंबर, कि क्या ये जो डेविएशंस हैं, हमेशा याद रखना है क्या ये डेविएशंस जो हैं ये एक्सेप्टेबल लिमिट्स में हैं या नहीं। जब भी चीज़ एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर आएगी, एज अ मैनेजर ये आपका रोल है, ये आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फौरी तौर पे करेक्टिव एक्शन लें। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये जो कोर्स था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट वो कंप्लीट होता है। आज इसके 32 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको इस कोर्स से फ़ायदा होगा। इसके कोर्स के दौरान आपको और बाकी डिटेल्स में आपको ईमेल एड्रेसेस और बाकी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आपसे मैं कांटेक्ट में रहूँगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन क्यूरी हो आप हमें भेज सकते हैं। एट दिस पॉइंट फ्रॉम मी इट्स अल्लाह हाफिज़।